अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे हैं इस सैचुरेटेड टेस्ट के फिजिक्स का पोर्शन। एमसीक्यू है 127। ठीक है, 127 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं और एमसीक्यू है फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो हमारे पास हमेशा के लिए इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एम की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, तो हमारे पास पोटेंशियल जो पाथ डिफरेंस है वो आएगा 0 या लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा। तो द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू वेव्स को आप पाथ डिफरेंस कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसकी वैल्यू एम लेमडा होती है। तो जिस ऑप्शन में 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा ये करेक्ट है, और जिसमें लेमडा बाई 2 हो, क्या हो, लेमडा बाई 2 हो या 3 लेमडा बाई 2 हो या 5 लेमडा बाई 2 हो, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो, ये हम लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटरफेरेंस। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 128 एमसीक्यू है। If an electric dipole is placed at the center of a closed cubical shaped Gaussian surface, electric flux through a single phase of that cubical shape। तो याद रखिए, हमारे पास अगर कोई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हो और उसके अंदर चार्ज पड़ा हो, तो हम उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू होती है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे जो चार्ज पड़ा है वो है हमारे पास एक डाइपोल, और डाइपोल आपको पता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय स्मॉलर डिस्टेंस आर दैट फॉर्म्स द डाइपोल। अब हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो अगर हम इन दोनों का आपस में सम कर ले तो हमारे पास चार्ज इनक्लोज की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो किसी भी फेज से हमारी फ्लक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमारे पास नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 129 एमसीक्यू है। A number of nodes and antinodes are equal for stationary waves along a string, open organ pipe, closed organ pipe, या all सब में सेम होता है? तो नहीं, नंबर ऑफ नोड्स और एंटीनोड्स मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम मिसाल ले ले एक स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में हमारे पास जो लूप बनता है एक कंप्लीट लूप बनता है जिसके दोनों एंड्स पे रेस्टिंग पॉइंट को हमने नोड्स कहा था, और ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसको हमने एंटीनोड कहा था। तो जब स्ट्रिंग के अलॉन्ग हमारे पास लूप्स बनते हैं, स्टेशनरी वेव्स बनती है, तो नंबर ऑफ नोड्स की तादाद एंटीनोड से ज़्यादा होती है। जब हम बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ओपन एंड पे एंटीनोड बनते हैं और दरमियान में हमारे पास यहाँ पे नोड बना है, तो यहाँ पे एंटीनोड की तादाद नोड से ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें क्लोज आर्गन पाइप की, तो क्लोज आर्गन पाइप पे जो सिंपलेस्ट फर्स्ट केस है वहां पे हमारे पास क्लोज एंड पे नोड बनता है, ओपन एंड पे एंटीनोड बनता है। तो नोड्स और एंटीनोड की तादाद सेम रहती है जब हमारे पास क्लोज आर्गन पाइप होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 130 एमसीक्यू है। थर्मल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स, याद रखिए थर्मल इक्विलिब्रियम हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अगर दो बॉडीज हैं और वो दोनों थर्मल कंटेक्ट में है, एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। अगर ए का टेम्परेचर बी से ज़्यादा है तो हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड बॉडी। लेकिन ये हीट अगर इससे निकलता है तो इसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा डिक्रीज होगा और इसका बी का टेम्परेचर ऐसा इंक्रीज होगा। एक वक्त आ जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हीट फ्लो हमारे पास नहीं होगी, हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास डेल V इज इक्वल टू 0 या डेल P इज इक्वल टू 0, डेल T इज इक्वल टू 0 का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 131। एमसीक्यू 131 जो है वो डिस्कस करते हैं।
और MCQ है PV डायग्राम ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस गिव्स अ पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, जीरो स्लोप। अगर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हम आई और प्रेशर और वोल्टेज का, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है कि जिसमें हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास जो आइसोबैरिक के लिए ग्राफ है वो इस तरह का बनता है, ठीक है। अब अगर इस ग्राफ का हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमेशा के लिए इस तरह के ग्राफ के लिए क्या आता है, जीरो आता है। तो अगर स्लोप जीरो है तो पीवी डायग्राम में पूछा गया था कि स्लोप पॉजिटिव होगा, नहीं तो स्लोप जीरो होगा। स्लोप आप निकालते हैं, स्लोप का फार्मूला आपने लिखा है कि डिफरेंस इन द वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस इन द एक्स कोऑर्डिनेट। वाई के अलॉन्ग डेल्टा पी है, एक्स के अलॉन्ग डेल्टा वी है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास पूरा का पूरा स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पीवी डायग्राम में आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये 131 MCQ। अब आते हैं 132 MCQ की तरफ। A uniform wire having resistance of 30 ohm is divided into 3 equal parts of the same length and area, which is then connected in parallel. What will be this its equivalent resistance? पैरेलल केस में जब भी आप equivalent resistance निकालेंगे और तमाम resistor की resistance की वैल्यू सेम हो तो आप फॉर्मूला का R total डिवाइड बाय नंबर ऑफ resistors। आपने वायर को तीन पीसेस में डिवाइड किया है, तो अगर तीन लेंथ है तो तीन रेजिस्टेंस आपके पास आएंगे। चूंकि लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, वो सेम होगी। तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं पैरेलल के लिए। टोटल रेजिस्टेंस था 30 ओहम, तीन थे तो 3 से डिवाइड करें पैरेलल केस में, तो आपके पास आंसर आएगा 10 ओहम। अगर यही आप सीरीज में लगाते तो फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करते इक्विवेलेंट का 3 इंटू n टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस, तो फिर आप मल्टीप्लाई करते तो 90 आंसर आता। 133, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर डी है। 133 है, लेंज़ लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास हम एक कॉइल के करीब, हम जब एक कॉइल के करीब मैग्नेट लेके आते हैं, उसको मोशन देते हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है आप देखते हैं कि वो इसके रिलेटिव मोशन की वजह से इस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है और उसमें करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो अब हम जब इसको करीब लाते हैं, इसको मोशन देते हैं, तो इसकी मोशनल जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, द टोटल अमाउंट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है 134। MCQ है 134। A step-up transformer has turns ratio 5:3. What is the voltage in the secondary of the primary voltage is 60 volt. Turns ratio आपको पहले से गिवन है, 5:3 गिवन है। VS पूछ रहे हैं तो आपके पास फार्मूला है VS by VP is equal to NS over NP। या अगर VS निकालना है तो NS over NP मल्टीप्लाइड बाय VP। तो ये 5/3 पहले से आपके पास गिवन था, इससे 60 मल्टीप्लाई करें तो 100 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, 100 वोल्ट। क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा है तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा। 100 वोल्ट इसका आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 135। A current carrying wire is placed in a magnetic field. How must it be oriented so that force on it is zero? याद रखिए, अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फील्ड के या तो पैरेलल में, मतलब फील्ड करंट इस डायरेक्शन में अगर इसमें फ्लो करे, या एंटी पैरेलल या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, तो दोनों हालतों में इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स का अमल नहीं होगा। आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड I is equal to ILB sin ऑफ थीटा, F is equal to ILB sin थीटा। अब अगर यहाँ पे मैं इस एंगल की वैल्यू या तो 0 पुट करूं या 180 पुट करूं, दोनों हालतों में साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो 0 आती है। तो पूरा का पूरा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस कंडक्टर को पैरेलल में रखें या एंटी पैरेलल में रखें, दोनों हालतों में इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी वाला। 136 MCQ है,
Magnetic induction is also called magnetic flux, magnetic force. It is magnetic flux density. जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। आपने फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स B इंटू ए के बराबर है, और B को आप लिखते हैं फ्लक्स बाय ए, इसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं और इसी को आप फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 137। वेक्टर से रिलेटेड एमसीक्यू है कि अगर आपके पास ए डॉट बी जो है वो हाफ इंटू ए बी के बराबर हो तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होगा। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट ए और बी का हमें रिजल्ट देता है ए इंटू बी काज ऑफ थीटा, हाफ ए बी के ये बराबर आपने लिया, ए बी दोनों से कैंसिल, कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। थीटा निकालना है, कास को दोनों तरफ डिवाइड करें, कास इनवर्स हाफ हो जाएगा जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 60 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। 138 बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट फॉर द एंगल। याद रखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें बताता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इक्वल आता है। अच्छा जी, तो एमसीक्यू नंबर 138 है बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट फॉर एंगल। याद रखिए हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसमें हमारे पास रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए जो फार्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, अब हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट तब मिलेगा अगर हमारे पास इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाए, वो 0 आ जाए। अगर हम थीटा को यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो वो 1 इधर मल्टीप्लाई होकर 2ab रह जाएगा। अब ये फार्मूला अगर आप देखते हैं तो ये असल में ट्रिग्नोमेट्री में a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, सो r इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल में होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट आपस में ऐड करते हैं और उनका रिजल्टेंट हमेशा के लिए हमारे पास मैक्सिमम आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोर्स है 4 न्यूटन, दूसरा है 3 न्यूटन। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूं और ये पैरेलल में हो तो रिजल्टेंट डायरेक्ट हम 4 + 3 फार्मूले से लिख सकते हैं जो कि 7 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर एंटी पैरेलल हो तो इन ही दो वेक्टर से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फिर मिनिमम हो जाएगा। r विल बी 4 - 3, तो r विल बी 1 न्यूटन रिजल्टेंट इनका। ठीक है, तो हमारे पास अगर एंगल 0 हो तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, अगर हमारे पास एंगल 180 हो तो रिजल्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो मैक्सिमम के लिए 0 एंगल का बनेगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 13 है काइनेटिक एनर्जी एट समिट फॉर प्रोजेक्टाइल इज हाफ टू दैट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट एट एन एंगल। याद रखिए जब भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, जब भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो ये उसका प्रोजेक्शन पॉइंट होता है, ये समिट पॉइंट है। अब ये कहते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि समिट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस प्रोजेक्शन पॉइंट के मुकाबले में कितनी रह जाए, हाफ रह जाए। तो फार्मूला आपके पास बन गया ई एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई नॉट। ई एस की वैल्यू हम लिखते हैं ई नॉट का स्क्वायर थीटा, ई नॉट आपस में कैंसिल, कास थीटा निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का तो क्या बन जाएगा, 1/√2 बन जाएगा। ठीक है, 1/√2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप थीटा निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/√2, तो इससे आ जाएगा आंसर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। और ये एमसीक्यू है 139। अब हम आते हैं 140 एमसीक्यू की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। क्या प्रोजेक्टाइल में Vx 0 होता है, नहीं बिल्कुल 0 नहीं होता। Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और ये थ्रू आउट द मोशन हमारे पास क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, जबकि यहाँ पे 0 है तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
वी वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करवाता रहता है थ्रू द मोशन, तो ये कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है उसमें है कि हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा के लिए कांस्टेंट माइनस जी के बराबर है, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 141 MCQ है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट द मीन पोजीशन हैविंग बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे इसका जो वेट होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो इस पे लग रही है, वो इस स्ट्रिंग के मौजूद टेंशन के साथ बराबर होता है, बैलेंस हो सकता है, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर होता है मीन पोजीशन पे। और डब्ल्यू को आप mg लिखते हैं, और मास हमारे पास 100 ग्राम गिवन है, अगर हम इसको किलोग्राम में तो ये 0.1 kg बनेगा, और अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 न्यूटन आता है। जी की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करूं तो टेंशन मीन पोजीशन पे जो है इसकी वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू है 142। एमसीक्यू है 142 और एमसीक्यू है 10 वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय ऑसिलेटर इन 2 सेकंड्स रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिवन है 10 गिवन है, हमें टाइम गिवन है कितने टाइम 2 सेकंड्स का गिवन है। अब गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन से आ सकता है? इसमें अगर हम इस टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिलती है, और वो है 10/2 से 5 हर्ट्ज। अगर ये आंसर है तो ये ठीक है, अगर यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं गिवन हमें, तो फिर अगर हम t को n से डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो अगर हम 2/10 करते हैं तो आंसर आएगा 0.2 सेकंड्स। तो ऑप्शन में ये ऑप्शन गिवन है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे कैलकुलेटेड फॉर्म में सी ऑप्शन में मौजूद है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। एमसीक्यू है 143। हाफ रो वी स्क्वेयर इज द यूनिट ऑफ हाफ रो वी स्क्वेयर। हाफ रो वी स्क्वेयर का यूनिट, हाफ रो वी स्क्वेयर एक टर्म है जो हम बर्नौलीज इक्वेशन से हमने लिया है, और हाफ रो वी स्क्वेयर को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी की जगह मैं मास और वॉल्यूम पुट करूं तो फार्मूला बन जाएगा mv² डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो मैं 1 और v यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमारे पास mv² बाई 2 जो असल में काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इट इज रिप्रेजेंटिंग द हाफ रो वी स्क्वेयर टर्म, और इस वजह से अगर हम इसका यूनिट लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जाउल है इसका यूनिट, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, तो जाउल पर मीटर क्यूब इसके डायमेंशन हो सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है 144। 144 ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस या हमारे पास मास। याद रखिए जो ड्रैग फोर्स होता है उसको हम लिखते हैं 6 पाई ईटा r इंटू वी। तो ड्रैग फोर्स जो की डिपेंडेंसी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे है, वो रेडियस ऑफ द स्फीयर पे है, और वो उसकी स्पीड पे है, मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 145 एमसीक्यू है विच पेयर ऑफ टर्म्स हैव मैक्सिमम वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम। एसएचएम के दौरान किन टर्म्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे? तो याद रखिए अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसकी सिंपल पेंडुलम की, तो ये एक्सट्रीम और ये मीन पोजीशन है। अब याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम कहते हैं कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा के लिए टुवर्ड्स द मीन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए अवे फ्रॉम द मीन, तो नेगेटिव साइन आएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब x की वैल्यू में अगर इंक्रीज आएगा रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, x की वैल्यू डिक्रीज तो रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज। तो वो ऑप्शन के जहां पे हमारे पास x मैक्सिमम होगा, अब एक्सट्रीम वो पोजीशन है कि जहां पे x मैक्सिमम होता है, तो अगर यहां पे x मैक्सिमम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और न्यूटन सेकेंड लॉ से जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पेयर जहां पे मौजूद है जिस ऑप्शन में वो करेक्ट ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 146। एमसीक्यू है 146।
वर्डन ऑन बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वर्डन के फार्मूले में अगर आप देखें, वर्डन के फार्मूले में हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और उन दोनों के दरमियान एंगल है। तो वर्डन डिपेंड करता है फोर्स की वैल्यू पे, अगर आप इसको चेंज करेंगे वर्डन की वैल्यू चेंज हो सकती है। वर्डन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, ज्यादा कवर हो तो वर्डन ज्यादा होगा, और इनके दरमियान एंगल cos थीटा की वैल्यू भी डिपेंड करता है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो टाइम की डिपेंडेंसी वर्क के लिए नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, टाइम टेकन, इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, 147 होगा। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट प्रेशर 2 atm एंड प्रेशर 4 atm। याद रखिए स्पीड ऑफ साउंड जो है इसकी स्पीड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, इससे इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा भी दे, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहती है। तो सेम क्वांटिटीज का जब भी आप रेशियो लेंगे द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। 148 की तरफ आते हैं। न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट जो होता है प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एनर्जी है जो कि जाउल के बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है हुक्स लॉ से, उसका आप लिख सकते हैं एफ, उसका मैग्नीट्यूड एफ बाय एक्स के बराबर आप लिखते हैं तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन और इसके लिए मीटर। तो न्यूटन पर मीटर जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 149 एमसीक्यू है। फॉर हाफ रिवोल्यूशन अलोंग अ सर्कल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट द सेंटर। याद रखिए एंगुलर मोशन में जब हमारे पास एक बॉडी रिवोल्यूशन करता है तो हाफ रिवोल्यूशन में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, तो दरमियान में एंगल जो बनेगा वो रेडियन में कितना बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या है, तो ये फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू एस बाय आर के बराबर है। अब ये जो एस है ये सर्कल हाफ सर्कमफेरेंस के लिए हम लेते हैं, तो हाफ सर्कमफेरेंस की वैल्यू हमारे पास होती है पाई आर की, इसको आर से डिवाइड करें सो थीटा हमारे पास पाई रेडियन आ जाएगा। तो रेडियन में पाई रेडियन, और अगर डिग्री में होता तो 180 डिग्री होता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, पाई रेडियन। 150 एमसीक्यू है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन्स, गेमा रेज, एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल्स। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो चार्ज पार्टिकल पे होता है। ऑप्शन ए बी सी में हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है तमाम चार्ज लेस पार्टिकल्स है या रेज है। तो अल्फा पार्टिकल जिसमें डबल पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो इस पर ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, ये डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ द प्लेट ऑफ द फील्ड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर डी था। 151 की तरफ आते हैं। द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट ऑन एनी बॉडी कैन नॉट बी लेस देन, मिनिमम चार्ज की वैल्यू हम कहते हैं कि मिनिमम चार्ज या क्वांट ऑफ चार्ज जो है ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है ई, और वो हमारे पास 1.6 10 - 19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर है। हमारे पास चार्ज की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, हाँ इसके मल्टीपल के बराबर होती है। अगर हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है मिनिमम वो इतना होता है, और अगर ज्यादा चार्ज इस एन के मल्टीपल के तौर पे हमें मिलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो मिनिमम चार्ज का पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन ए आना चाहिए। (152) एमसीक्यू 152 है कि द यूनिट ऑफ अच्छा स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ, ओम्स लॉ का जो ग्राफ है, स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ गिव्स अस अ यूनिट है, हमें कौन सा यूनिट देता है। तो हमें याद रखिए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया गया है। हमें पता है कि स्लोप जो होता है आईवी ग्राफ का जो स्लोप होता है ओम्स लॉ में हमारे पास लीनियर ग्राफ बनता है। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं आईवी ग्राफ का ओम्स लॉ में, तो हमारे पास स्लोप बनेगा आई बाई वी के बराबर, जो कि 1/r के बराबर है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर है। और रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट होता है। और कंडक्टेंस का यूनिट क्योंकि स्लोप कंडक्टेंस देता है, तो स्लोप या कंडक्टेंस के लिए हमारे पास यूनिट क्या बनेगा, वो है सीमन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, सीमन वाला। 153 एमसीक्यू है। A current of 10 ampere is passing through a wire a current of 10 ampere is passing through a wire in 2 seconds. The amount of charge flowing through that wire
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल चार्ज पूछ रहे, तो करंट इंटू टाइम्स को आप आपसे मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या हो जाएगा 20 कूलम। कूलम वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एम्पियर वाला भी कूलम वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 154 एमसीक्यू है कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, याद रखिए रेडियोएक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से, तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, नन ऑप्शन है यहाँ पे। 155 एमसीक्यू है, बीटा नेगेटिव डिके प्रोड्यूसेस, याद रखिए हमारे पास बीटा डिके दो तरह का होता है, एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नेगेटिव डिके। बीटा पॉजिटिव में हमारे पास प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पेयर बनाता है, जबकि बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन जो होता है वो डिके होके लोन न्यूट्रॉन होता है, अनस्टेबल, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक बाहर निकलता है बीटा रे की शक्ल में, ठीक है, बीटा पार्टिकल की शक्ल में। और प्रोटॉन जब अंदर हमारे पास स्टे करता है, जिससे ये इसके एटॉमिक नंबर में इंक्रीज लाता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो बीटा नेगेटिव में क्या होता है, बीटा नेगेटिव में हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 156 डिवाइस दैट अलाउस करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन दैट विल बी कॉल्ड डायोड। डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। 157 है, द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 200 ग्राम आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, हाउ मच ऑफ यूरेनियम विल लिफ्ट। अच्छा, हाफ लाइफ का क्वेश्चन है, यूरेनियम का मास हमें गिवन है 200 ग्राम, ठीक है। तो हर हाफ लाइफ में हमारे पास इसका अमाउंट जो है वो हाफ हो जाता है। पहला हाफ लाइफ अगर गुजरेगा तो 200 से इसकी वैल्यू 100 पे आ जाएगी, जब दूसरा गुजरेगा तो इसका हाफ 50 बन जाएगा, जब तीसरा गुजरेगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 25। तो याद रखिए थर्ड हाफ लाइफ पे इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 25 ग्राम होगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए में 25 ग्राम हमें गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो यहाँ पे है, वो है 158 कह रहे द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन। याद रखिए जो लीनियर मोमेंटम है उसमें हम लिखते हैं P = mv, उसका फार्मूला है। फोटॉन का कोई मास नहीं, रेस्ट मास फोटॉन का नहीं होता, तो चूंकि फोटॉन का रेस्ट मास 0 है तो मोमेंटम उसके लिए क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। 159 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स एक्सिबिट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। अगर हमारे पास एक एसी सोर्स या एसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है और कैपेसिटर भी लगा है, तो जब एनर्जी सप्लाई होती है थ्रू द सोर्स तो डिसिपेशन किस में होती है हमारे पास। तो याद रखिए अगर हमारे पास एसी सोर्स है जिसके साथ रेजिस्टर भी कनेक्टेड है सीरीज में, इंडक्टर भी कनेक्टेड है और कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, तो एनर्जी जो सप्लाई होती है वो मोस्टली जो है वो डिके होती है या डिसिपेट होती है अलॉन्ग द रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो एनर्जी डिसिपेशन अगर होती है, और इसके लिए फार्मूला है पावर डिसिपेशन के लिए, वो है IV × cos ऑफ phi। चूंकि रेजिस्टर के केस में हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, तो इन फेज केस में हमारे पास एंगल क्या होगा 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है, तो पावर डिसिपेशन हमारे पास क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। जबकि बाकी दोनों केसेस में करंट वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं 90 डिग्री पे, तो cos 90 की वैल्यू चूंकि 0 होती है तो उनमें पावर डिसिपेशन भी क्या होगी, वो 0 होगी। और हम कहते भी हैं कि हमारे पास सोर्स और इंडक्टर या सोर्स और जो हमारे पास कैपेसिटर है इनमें एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है, एनर्जी यहाँ पे कंजर्व में होती है। तो ऑप्शन जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। 160 एमसीक्यू है, इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी। याद रखिए यूरेनियम के हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, 235 या 238। अब ये जो वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज द एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो वैल्यू गिवन है आपके पास क्या है, मास नंबर। इन्होंने न्यूट्रॉन का पूछा है, क्योंकि इसके आइसोटोप्स है तो आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंज आता है, कोई फिक्स न्यूट्रॉन नहीं होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे। तो इस वजह से जिस जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा।
161. Which among the following is a form of energy? इनमें से इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें एनर्जी का एक फॉर्म दे रहा है? पहला ऑप्शन है लाइट, दूसरा है प्रेशर, मोमेंटम, फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें लाइट है। लाइट, हीट या साउंड, दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो हमें लाइट हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और 162 एमसीक्यू है कि व्हेन अ व्हील ऑफ 1 मीटर इन डायमीटर मेक्स 30 रिवोल्यूशंस पर मिनट, द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स रिम इन मीटर पर सेकंड इज। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक व्हील है, ठीक है, इसका ये रिम है, इसका डायमीटर हमें गिवन है, ठीक है। तो वी मालूम है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ पे डायमीटर गिवन था 1 मीटर, तो रेडियस निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो रेडियस है 1/2, ओमेगा में गिवन है 30 रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो 30 रिवोल्यूशन को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 30 और 1 रिवोल्यूशन है 2 पाई रेडियन के बराबर। यहाँ पे ये वाला 2 और यहाँ पे 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते 1 मिनट में। तो 30 2 60, 2 आपस में कैंसिल, तो ऊपर पाई नीचे 2, तो पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो बन रहा है वो ए ऑप्शन बन रहा है। तो ये स्पेशलिटीज की डिस्कशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।